एक ऐसा न्यूक्लियर ब्लास्ट जिसमें हिरोशिमा और नागासाकी पे गिराए गए बम से भी 400 गुना ज़्यादा न्यूक्लियर रेडिएशन निकला और माना जा रहा है कि इस ब्लास्ट में 1000 किलोमीटर से भी ज़्यादा दूरी तक न्यूक्लियर रेडिएशन फैला, जो कि इंसानी सिविलाइजेशन को ख़त्म करने के लिए काफ़ी था। तो चलो अब शुरू से जानते हैं कि इस सच्ची घटना की शुरुआत कैसे हुई और क्यों हुई। यूक्रेन में प्रीपियस सिटी में चेर्नोबिल न्यूक्लियर पावर प्लांट था। ये न्यूक्लियर पावर प्लांट एक न्यूक्लियर फैक्ट्री थी जो कि यूरेनियम के जरिए बिजली बनाती थी। चेर्नोबिल पावर प्लांट में टोटल 4 रिएक्टर्स थे। इन रिएक्टर्स का काम था न्यूक्लियर एनर्जी से बिजली बनाना। ये रिएक्टर्स यूरेनियम फ्यूल को हीट में बदलते थे, जिसमें टर्बाइन्स चलती थी और इलेक्ट्रिसिटी पैदा होती थी। फिर साइंटिस्ट ने एक एक्सपेरिमेंट करने की सोची, क्योंकि यह इंश्योर किया जा सके कि भारी बिजली कटने की स्थिति में रिएक्टर्स को सुरक्षित रूप से ठंडा किया जा सकता है या नहीं, क्योंकि रिएक्टर्स को ठंडा रखना जरूरी होता है, वरना ओवर हीटिंग से ब्लास्ट हो सकता था। रिएक्टर्स को ठंडा रखना इसलिए जरूरी था क्योंकि इनका टेम्परेचर नॉर्मल 600 डिग्री सेल्सियस से 700 डिग्री सेल्सियस होता था और हाई टेम्परेचर 1600 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा हो जाता था। तो चलो अब रिएक्टर्स के मैकेनिज्म के बारे में बात करते हैं। इसमें मुख्य रूप से यूरेनियम 235 से भरी फ्यूल रोड्स होती थी, जिसमें न्यूक्लियर फिजन की प्रक्रिया से अत्यधिक हीट पैदा होती थी। इस हीट को नियंत्रित करने और इलेक्ट्रिसिटी बदलने के लिए ग्रेफाइट ब्लॉक्स को मॉडरेटर की तरह इस्तेमाल किया जाता था, जो कि न्यूट्रॉन की गति को धीमा कर देता था ताकि रिएक्शन नियंत्रित रहे। इसी के साथ रिएक्टर में वाटर कूलेंट की तरह काम करता था। ये वाटर यूरेनियम रोड्स के बीच से होकर गुजरता, हीट अब्जॉर्व करता और स्टीम में बदल जाता। फिर वही स्टीम टर्बाइन्स को घुमाती और जनरेटर के जरिए इलेक्ट्रिसिटी बनती थी। कंट्रोल रोड्स जो बोरोन से बनी होती थी, इन्हें अंदर बाहर करके रिएक्टर्स में होने वाली न्यूक्लियर रिएक्शंस को तेज या धीमा किया जा सकता था। रिएक्टर को ठंडा रखने के लिए एक इमरजेंसी कूलिंग सिस्टम भी होता था, जो रिएक्टर को ओवर हीटिंग की स्थिति में चालू किया जाता था। अब सवाल ये उठता है कि साइंटिस्ट ने रिएक्टर नंबर 4 को ही एक्सपेरिमेंट के लिए क्यों चुना, क्योंकि वो सबसे नया और मॉडर्न रिएक्टर था। रिएक्टर 4 को 1983 में शुरू किया गया था, यानी डिजास्टर से केवल 3 साल पहले। इसलिए उसमें टेस्ट सिस्टम, सेंसर्स और मैनुअल कंट्रोल सबसे अपडेटेड थे। 25 अप्रैल 1986 को रिएक्टर को रूटीन मेंटेनेंस के लिए बंद करना था। इसी डाउन टाइम का साइंटिस्ट ने टेस्ट के लिए फायदा उठाया। तो फिर अब वो दिन आता है जब साइंटिस्ट इस पर एक्सपेरिमेंट करेंगे। 26 अप्रैल 1986 को तकरीबन सुबह 1:23 पर टेस्ट शुरू हुआ, जिसमें टर्बाइन्स को बंद करके देखा गया कि क्या वो इमरजेंसी पंप्स को चला सकती है या नहीं। प्लान था कि रिएक्टर को 400 से 1000 मेगावाट थर्मल पावर पर चलाकर टेस्ट किया जाए, लेकिन ग्रिड कंट्रोलर ने पावर कम करने से मना किया क्योंकि दिन के टाइम इलेक्ट्रिसिटी डिमांड ज्यादा थी। इस वजह से टेस्ट में डिले हुआ और रिएक्टर को लो पावर 1600 मेगावाट पर रखा गया। रात के शिफ्ट में ऑपरेटर्स का एक नया क्रू आया जो टेस्ट के लिए फुली प्रिपेयर्ड नहीं था। ये क्रू एंटोनी डेटोल डिप्टी चीफ इंजीनियर के अंडर काम कर रहे थे। रात के तकरीबन 11 बजे टेस्ट के लिए पावर को और कम करना शुरू किया गया, लेकिन गलती से पावर 30 मेगावाट तक गिर गया, जो कि बहुत अनस्टेबल लेवल था। लेकिन रिएक्टर के डिजाइन फ्लू, आरबीएम के रिएक्टर के ग्रेफाइट टिप कंट्रोल रोड्स और लो पावर स्टेट के वजह से जब कंट्रोल रोड्स वापस डाले गए, एक पावर स्पाइक, सडन इंक्रीज इन रिएक्शन हुआ। ये पावर इतना इंटेंस था कि स्टीम प्रेशर बढ़ गया, जिसमें रिएक्टर का ढक्कन 1000 टन का कवर उठ गया और मैसिव एक्सप्लोजन हुआ और हर जगह तबाही मच गई। पहला एक्सप्लोजन स्टीम का था, जिसमें रिएक्टर का कोर एक्सपोज हो गया। दूसरा एक्सप्लोजन शायद हाइड्रोजन या केमिकल रिएक्शन से हुआ। ग्रेफाइट मॉडरेटर आग पकड़ गया और रेडियो एक्टिव मटेरियल एटमॉस्फेयर में रिलीज होने लग गया। ये एक बड़ी गलती थी। ऑटोमेटिक कंट्रोल रोड्स को भी मैनुअल मोड में रखा गया और ज़्यादा कंट्रोल रोड्स निकाल लिए गए रिएक्टर से, जो पावर कंट्रोल के लिए जरूरी नहीं थे। चेर्नोबिल डिजास्टर दुनिया का सबसे भयानक न्यूक्लियर हादसा बना, जिसमें रेडियो एक्टिव रेडिएशन ने न कि सिर्फ तुरंत लोगों की जान ली, बल्कि आने वाली पीढ़ियों तक प्रभाव डाला। वहां पर कोई भी जीव, इंसान या कोई परिंदा वहां पर जिंदा नहीं रह सकता। इस ब्लास्ट में मौके पर 30 लोग मारे गए। UNOWHO रिपोर्ट्स के अनुसार 6000 से ज्यादा थायराइड कैंसर के केसेस मेजोरिटी चिल्ड्रंस यूक्रेन, बेलारूस और रसिया में देखे गए। 4000 तक कैंसर रिलेटेड डेथ एंड एस्टिमेट हैं।
कुछ इंडिपेंडेंट स्टडीज ने ये संख्या 9,000 से 93,000 तक बताई गई, लेकिन ये कंट्रोवर्शियल है। ब्लास्ट के बाद जो रेडियो एक्टिव बादल बना उसमें यूक्रेन, बेलारूस और रशिया के लार्ज पार्ट्स को तुरंत प्रभावित किया। यूरोप के 13 से भी ज़्यादा देशों तक रेडियो एक्टिव पार्टिकल्स पहुंच गए, इंक्लूडिंग स्वीडन, जर्मनी, फ्रांस, इटली, यूके और भी बहुत सारे देश थे। रेडियो एक्टिव ब्लैक रेन ने 1000 किलोमीटर दूर तक जमीन को इफेक्ट कर दिया। अब बात करते हैं कि किसकी क्या गलती थी। एंटोनी डिटोल्ड, डिप्टी चीफ इंजीनियर जो टेस्ट का मेन सुपरवाइजर था, उसने ऑपरेटर्स को लो पावर पर रिएक्टर चलाने और सेफ्टी सिस्टम बंद करने का ऑर्डर दिया। उसके अग्रेसिव मैनेजमेंट स्टाइल और सेफ्टी प्रोटोकॉल्स को इग्नोर करने की वजह से डिजास्टर का स्केल बढ़ा। बाद में उसको क्रिमिनल के रूप में 10 साल की जेल हुई, लेकिन 5 साल के बाद वो रिलीज हो गया। अब ज़रूरी बात यह कि RBM के रिएक्टर का डिज़ाइन, जैसे ग्रेफाइट टिप्ड कंट्रोल रोड्स और पॉजिटिव वॉइड, जो कि डिजास्टर का रूट कारण था, ऑपरेटर्स के ट्रेनिंग और कम्युनिकेशन में कमी थी। सोवियत सिस्टम में सेफ्टी कल्चर वीक था, जिससे ऐसी गलतियां हुई। आपको क्या लगता है कि किसने क्या गलती की और क्या करना चाहिए था? ये सब बातें आप मुझे कमेंट्स में बताइए और मिलकर अपन डिस्कस करते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही था। तो मिलता हूँ मैं आपको एक ऐसी ही सच्ची घटना के साथ। तो तब तक के लिए मैं आपसे अलविदा लेता हूँ।